यस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा टॉपिक सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो पहले एक वीडियो मैंने इस पर अपलोड की थी, वो हमारा जो सीरीज चली हुई है वो है क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें मैं पहले कुछ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहा था और बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है न्यूट्रॉन के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये भी बता रहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बेसिकली मास इफेक्ट के कारण होती है। तो मास इफेक्ट का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। डेल जो होता है हमारा, उसे हम लिखते हैं डेल एम इज टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एक्स एम। ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला होता है मास इफेक्ट का। इसमें ये जो मास है, एक प्रोटॉन का मास एम एच है, जेड प्रोटॉन का मास जेड एम एच होगा, और ए माइनस जेड जो होते हैं वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या होती है। एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो ये न्यूट्रॉनों का मास, और माइनस एक्स जेड ये एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उसका मास और जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मास इफेक्ट के इक्वल होता है। और मास इफेक्ट जो है उसी के कारण जो हमारी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो जनरल एक्सप्रेशन आता है, इसमें हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमें मिल जाती है बाइंडिंग एनर्जी। अब हमारा क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी जो आती है वो मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है मैंने, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है बाइंडिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, E बराबर mc स्क्वायर, उसी के एनालॉगस होता है, क्योंकि जहाँ भी मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है वो हमें बेसिकली क्या बताता है, वो हमें ये रोटेट करके बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी होती क्यों है। मीन्स बाइंडिंग एनर्जी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से पैदा होता है, हमें ये बताना होगा कि भाई बाइंडिंग एनर्जी का जो ओरिजिन है उसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है जो मास डिफेक्ट को के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मास डिफेक्ट के लिए जो होते हैं कुछ तो फैक्टर्स ऐसे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो उसी में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिसे हम बोल रहे होते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए, वो होती है हमारी वॉल्यूम एनर्जी टर्म। ये हमारी सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला की जो है पहली टर्म कहलाती है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म जिसे बोलते हैं। और इसको जो प्लॉट करते हैं वो सफिक्स में प्लॉट करते हैं ई बी से। ई का मतलब होगा एनर्जी से और बी का मतलब होगा वॉल्यूम से। तो ये बेसिकली जो ई बी है, जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, वो हमें बताती है कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमारे न्यूक्लियर फोर्स है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमें ये देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फोर्सों का रोल क्या है। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो हम ग्रेजुएशन के लेवल पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, 12th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू करते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में काम करते हैं। और न्यूक्लियस में कैसे काम करते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर क्लाउड होता है पाई मेसॉन का। तो वो पाई मेसॉन क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज होता है पाई मेसॉन के बीच में। हम सब जानते हैं कि जो हमारे मेसॉन होते हैं पाई मेसॉन 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई माइनस, एक होता है पाई न्यूट्रॉन। देयर आर 3 टाइप ऑफ द पाई मेसॉन। और जो पाई मेसॉन है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे क्लाउड की फॉर्म में रहते हैं। और क्या होता है कि जब तो न्यूक्लियनों के बीच में जब भी सेपरेशन हमारा कम होता है और उनके बीच में पाई मेसॉन एक्सचेंज जहाँ जितनी डिस्टेंस तक हो सकता है, अगर उस ऑर्डर का होता है तो क्या देखते हैं हम कि न्यूक्लियस के अंदर पाई मेसॉन एक्सचेंज होने लगता है, और पाई मेसॉन एक्सचेंज से एक फोर्स पैदा होता है जिसे हम बोल रहे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वॉल्यूम एनर्जी टर्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और न्यूक्लियर फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है जो हमारा मास इफेक्ट है उसके लिए मेजॉरिटी तौर पे। अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है बाइंडिंग एनर्जी के लिए तो इसी टर्म का है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म का। और वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो है उसमें कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये पाई मेसॉन एक्सचेंज से जो फोर्स पैदा होता है, न्यूक्लियर फोर्स कैसे पैदा होता है, उसका एक सिंपल हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं ए और बी, और ए और बी में हम क्या देखते हैं कि इनके ए और बी प्लेयर्स के बीच में एक फुटबॉल का एक्सचेंज हो रहा है। अगर ये प्लेयर्स दोनों लगातार फुटबॉल का एक्सचेंज करते हैं
तेजी के साथ उनमें रैंडम एक्सचेंज होता है फुटबॉल का, तो हम देखते हैं कि दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ को टिल्ट हो जाते हैं, झुक जाते हैं दोनों प्लेयर्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर दो प्लेयर्स बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द फुटबॉल एक दूसरे की तरफ को टिल्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि बाय वर्च्यू ऑफ एक्सचेंज एक फोर्स पैदा हो रहा है जो अट्रैक्टिव नेचर का है। इसी से इंस्पायर होकर जो युकावा थ्योरी आई, पाई मेसन की युकावा थ्योरी, उसमें ये कहा गया कि जो हमारे पाई मेसन है वो क्लाउड फॉर्म में रहते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनके ऊपर, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो उसके पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के, उनके बीच में बेसिकली पाई मेसन एक्सचेंज होता है। वो पाई मेसन एक्सचेंज बहुत रैपिड फास्ट होता है। पाई मेसन एक्सचेंज इतना तेजी के साथ में होता है कि उस पाई मेसन एक्सचेंज से म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाता है, और वही हमारा मेजॉरिटी तौर पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियर फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो केवल और केवल जो जनरेट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, क्योंकि उनकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और कंपटीशंस में भी रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है, वो ये है कि हमारे पास अगर दो प्रोटॉन है, लेट अस कंसीडर देयर आर 2 प्रोटॉन्स, और उन 2 प्रोटॉनों के लिए हमसे पूछता है कि उन प्रोटॉनों के बीच में जो फोर्स होगा उसकी नेचर कैसी होगी। तो स्टूडेंट जनरली सोचते हैं कि भाई प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि उनके बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, कूलम्ब फोर्स काम करेगा। तो स्टूडेंट सोचता है कि भाई देयर आर 2 चार्जेस हैं, एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है, और ये दोनों आपस में सेपरेशन R के ऊपर है। तो स्टूडेंट जनरली क्या सोचेंगे कि भाई फोर्स जो होगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² होगा। ये कूलम्ब फोर्स से बताएंगे। Q1 और Q2 जो 2 प्रोटॉन है, तो दोनों पे प्लस ही चार्ज होगा, R के बीच का सेपरेशन है, तो फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव फोर्स जो होगा वो बेसिकली क्या शो करेगा कि रिपल्सन है। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सदा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होता है। तो ऐसा तब तो पॉसिबल है जब डिस्टेंस जो है मीटर के ऑर्डर की है या सेंटीमीटर के ऑर्डर की है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी से देखें तो अगर सेपरेशन हमारा 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या 2 प्रोटॉनों के बीच में 10⁻⁻15 मीटर का फोर्स अगर सेपरेशन है, तो फोर्स की जो नेचर है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो हमसे अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि भाई प्रोटॉनों के बीच में हमारा जो फोर्स है वो किस तरीका का होगा, तो आप सबसे पहले ये देखें कि अगर क्वेश्चंस के अंदर वो कहता है कि रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, या रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होगा, तो क्वेश्चन में देख लें, अगर इसका एप्रोप्रिएट आंसर अगर आपको मार्क करना है तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। अब समझें कि ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब है कि पाई मेसन एक्सचेंज उनके बीच में नहीं हो सकता, तो तब उनके बीच में रिपल्सन होगा, और ये इसी जो फोर्स हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसी से हम इसे प्रूव करेंगे। लेकिन अगर ये सेपरेशन बहुत कम हो और इनका जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻15 मीटर का हो, और ये इतने क्लोज आ जाए कि इनके बीच में पाई मेसन का एक्सचेंज आपस में होने लगे, तो क्या होगा, तब हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो है पिक्चर में आएगा, और उसमें क्या होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन कम होने से जो क्लाउड है पाई मेसन का वो तेजी के साथ एक्सचेंज होने लगेगा, और ये फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये हम ध्यान रखें सदा कि जो प्रोटॉन हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीका का फोर्स हो सकता है। उसी तरीका से अगर हमसे पूछता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इन दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम कर सकता है, तो याद रखें कि कूलम्ब फोर्स तो इनके बीच में 0 होगा। वजह क्या होगी कि न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 है, प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज है, और यहाँ इस फॉर्मूले में देखें कि अगर एक भी चार्ज ऐसा है जिसमें चार्ज 0 है और दूसरा फाइनाइट है, तो फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा वो कभी भी कैसा फोर्स नहीं होगा, वो कभी भी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नहीं होगा। तो कौन सा फोर्स होगा फिर उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई फोर्स काम नहीं करता, काम करता है कब करेगा, लेकिन इनके बीच का सेपरेशन न्यूक्लियर रेंज का हो, मीन्स इतना सेपरेशन हो कि दोनों के बीच में पाई मेसन एक्सचेंज हो सकता हो, तब वो फोर्स काम करेगा। और वो बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर में जब न्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर जो न्यूक्लियर डायमेंशन है उस डायमेंशंस के इक्वल अगर उनके बीच का सेपरेशन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई मेसन एक्सचेंज होगा, और पाई मेसन एक्सचेंज से एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप क्या देखें कि अगर वो कहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, और कहता है बताएं फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा,
तब आप आंसर मार्क करेंगे कि कोई फोर्स इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के ऊपर पाई मेसोनरी एक्सचेंज होगा नहीं, और पाई मेसोनरी एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर 10 की पावर -15 मीटर का डिस्टेंस हो जाता है और पाई मेसोन जो इनके ऊपर हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है, तो एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाएगा। तो याद रखें कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, या तो फोर्स काम नहीं करेगा, वो कब नहीं करेगा, जब न्यूक्लियर रेंज से ज़्यादा डायमेंशंस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि तब ये फोर्स जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हम कूलम्ब्स लॉ से देते हैं, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। और जब सेपरेशन कम होगा, डिस्टेंस बहुत कम होगी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस कंसेप्टों को, ये कंसेप्ट की है, ऐसी चीज़ें हमें सब पता होनी चाहिए। यही हमारे जो पार्टी कंसेप्ट हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंटरव्यू में अक्सर डिस्कस होती हैं, चाहे आप बात का इंटरव्यू दें, चाहे आप पेपर में PhD के लिए जाएँ, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करेंगे, तो इस तरीका के क्वेश्चन रेगुलर इंटरव्यू पर पूछे जाते हैं। तो ये सदा ध्यान रखें। अब हमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमें अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो उस पोटेंशियल की शेप कैसी होगी, ये भी पूछ सकता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन की जो शेप हमारे बीच होगी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो इस तरीका का होगा, एक स्क्वायर पोटेंशियल होगा, जब ये हमारी न्यूक्लियर रेंज होगी, अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा, -V0 इसकी स्ट्रेंथ होगी, और ये इसे हम इधर R लें और इधर हम V लें, ये हमारा पोटेंशियल है, और इधर R है सेपरेशन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब ये डिस्टेंस 0 से R0 के बीच में है, तो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल काम कर रहा है -V0, क्योंकि इस डिस्टेंस में जब तक सेपरेशन इस ऑर्डर का होगा, पाई मेसोन एक्सचेंज होगा। पाई मेसोन एक्सचेंज से एक जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल और अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगा, तो ये पोटेंशियल -V0 उसको शो करेगा। और अगर जब ये R0 से ज़्यादा होगी, मीन्स जब इनके बीच में पाई मेसोन एक्सचेंज से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी, उनके बीच का सेपरेशन इतना हो जाएगा कि पाई मेसोन एक्सचेंज नहीं हो सकता, तब रिपल्सिव फोर्स काम करने लगेगा, और उस समय पर जो पोटेंशियल की शेप है वो इस तरीका से आएगी, क्योंकि तब क्या होगा, लगातार जो हमारा R की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे हमारा जो पोटेंशियल है वो घटता चला जाएगा। क्योंकि V जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हम सब जानते हैं, V जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। Q1 और Q2 तो हम E ले लेंगे प्रोटॉन के कारण, और R उनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा। तो R के बढ़ाने पर हम क्या देखेंगे, जो पोटेंशियल है वो लगातार कम होता जाएगा। इसलिए पोटेंशियल इस तरीका से डिफाइन करते हैं, जब R की वैल्यू R0 से ज़्यादा होगी। तो इस तरीका से इसे हम बता सकते हैं। साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मुझे इसमें बतानी है वो ये है कि वॉल्यूम एनर्जी चलो अब हम ये जाने कि किस फैक्टर पर निर्भर करती है। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई वॉल्यूम एनर्जी टर्म जो है उसकी डिपेंडेंसी Z पर निर्भर करती है, मीन्स प्रोटॉनों की संख्या पर करती है, या A पर निर्भर करती है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें पता होने चाहिए। तो हम जानने का प्रयास करें कि बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन इसका यह है कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा कि अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होने से जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा होगा। वो अगर ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा हो गया तो उसका सिंपल से मतलब होगा कि जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम हमारा लार्ज होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा साइज है न्यूक्लियस का, वो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है अगर वो ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है वो हमारा ज़्यादा होगा। या इसका हम इन्वर्स भी कह सकते हैं। इन्वर्स का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज मोर। ये हम सिंपली कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर अगर ए का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, अगर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के द्वारा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनके द्वारा स्पेस जो ऑक्यूपाइड है वो ज़्यादा है, और स्पेस ऑक्यूपाइड ज़्यादा का मतलब होगा वो ज़्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली जो न्यूक्लियन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियस जो होता है एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप का तो नहीं होता, जो हमारे कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल शेप के जिनकी शेप जो है क्लोज होती है, नहीं तो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप से जनरली डिपार्चर करते हैं। अगर हम आइडियल केस लेकर चले कि न्यूक्लियस एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप का है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है V, वो जो होगा V वो हमारा डिपेंड करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो V हमारा किसके प्रोपोर्शनल जा रहा है, A के। तो V जो होगा हमारा
वो जाएगा हमारा 4/3πr3, 4/3πr3 आर क्या होगा यहाँ पे, आर होगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि अगर हम जानने का प्रयास करें तो अगर हमारा कोई स्फेरिकल शेप है और उसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है तो उसका वॉल्यूम जो होगा स्फेयर का, हम पढ़ते रहे हैं पहले से, 4/3πr3 होता है। तो 4/3πr3 जो होगा वो ए के प्रोपोर्शनल होगा और r3 जो होगा यहाँ से वो हमारा प्रोपोर्शनल टू ए होगा। और r यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि r जो होता है वो a की पावर 1/3 पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, r प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3। और r की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी r/r0 a की पावर 1/3। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है। r0 की जो वैल्यू है वो हमारी 1.2 फर्मी से लेकर 1.4 फर्मी के रेंज में आती है। और वो बेसिकली जो हमारा r0 है वो a का फंक्शन होता है। मीन्स जब हमारा a एक पर्टिकुलर रेंज में होता है तो r0 की वैल्यू कुछ और आती है, और अगर कुछ और पर्टिकुलर रेंज में होता है तो r0 की जो वैल्यू है कुछ डिफरेंट आती है। तो यहाँ पे r0 जो होगा वो हमारा जो इन जनरल रहता है 1.2 फर्मी से लेके 1.4 फर्मी के बीच में इसकी वैल्यू अप्रॉक्स लाई करती है। और अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन भी आता है कंप्यूटर्स की दुनिया में। r1/r2 की जो वैल्यू होती है यहाँ से वो होती है हमारी a1/a2 की पावर 1/3। बहुत बार गेट में, नेट में, बार पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन आते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस भी बताने का प्रयास करता हूँ कि r1 हमसे बताएगा कि जब कोई न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास नंबर इतना है, उसकी रेडियस इतनी है। अगर दूसरा कोई न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर अगर इतना हो, एटॉमिक मास नंबर, तो बताएं कि उसकी रेडियस क्या होगी। तो a1 a2 r1 हमसे देता है, r2 पूछ लेता है, कई बार r1 r2 a1 दे देता है, a2 पूछ लेता है। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं कंप्यूटर्स की दुनिया में। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन को समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी आ सकती हैं। उसके अलावा कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म का मतलब है कि ये ऐसी टर्म है जो किस पर निर्भर कर रही है, न्यूक्लियस के वॉल्यूम के ऊपर निर्भर कर रही है। क्योंकि हमारे लिए शब्द भी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी क्वेश्चंस में सदा याद रखें, कई बार जो क्वेश्चंस है उसी में लिखा होता है और हम उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते। यहाँ पर हमें समझना है कि टर्म से वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ये जो टर्म है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से पैदा हो रही है। तो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से जो मतलब है कि इसका मतलब है कि जो ये टर्म है वॉल्यूम एनर्जी टर्म वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हमारा किस पे है, अभी मैं समझा रहा था, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो EV प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू A। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसका जो कारण है वो हमारा क्या है, कारण नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। क्योंकि A का मतलब ये है, इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब सिंपली ये है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमारी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं कि EV जो होगा हमारा वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू AV टू A। क्योंकि यहाँ से हमारा जो प्रोपोर्शनल है जब हम हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट हमारा आ जाता है, उसे हम बोलते हैं AV। AV का मतलब हेयर AV सेट टू बी वॉल्यूम एनर्जी टर्म कॉन्स्टेंट। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, वॉल्यूम एनर्जी टर्म कॉन्स्टेंट AV सेट टू बी। उसके अलावा A जो है वो क्या है, A इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। दिस इज द A और AV है वॉल्यूम एनर्जी टर्म कॉन्स्टेंट, और EV क्या है, दिस इज वॉल्यूम एनर्जी टर्म, इसे हम वॉल्यूम एनर्जी कहते हैं। अब इसका फिजिक्स समझने का प्रयास करते हैं हम, EV बराबर AVA का। तो हम ये जानें कि इस टर्म का कंट्रीब्यूशंस जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसे फिर से समझ लेते हैं एक बार कि इसका मतलब क्या हुआ और क्या इसका कंसिडरेशन है। बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इस तरीका से हम इसे समझ सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर वॉल्यूम उसका बड़ा है, इसका मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या है वो हमारी क्या है, वो ज़्यादा है। अब हमारा जो ये टर्म है इसमें हम ये लेकर चल सकते हैं कि जो हमारी जो टर्म है वो टर्म में हमारी ये बता रही है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या होगी तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ज़्यादा होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन के
एक्सचेंज कोर्स वो भी ज़्यादा होगा।